लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी। कोलकाता में एक रात मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में बड़े बड़े शहरों में आधुनिक सभ्यता के नए रंग ढंग छल कपट के साधन भी बन गए हैं। इस कहानी का नायक उसी का शिकार है। कोलकाता जाने का यह मेरा पहला ही मौका था। मैं संध्या समय वहां पहुंचा और हिरसन रोड पर एक होटल में ठहर गया। होटल में जो कमरा मेरे लिए ठीक किया गया था उसमें सब सामान ठिकाने लगा। थोड़ी देर में सुस्ताया, फिर स्नान कर चाय पी कपड़े बदल कर एक नज़र शहर को देखने बाहर निकला। बरसात के दिन थे, अभी कुछ देर पहले पानी पड़ चुका था। ठंडी हवा के झोंके मन को हरा कर रहे थे। चलने को तैयार होकर मैं कुछ क्षण तक तो होटल के बरामदे में खड़ा होकर बाजार की भीड़ भाड़ चहल पहल देखने लगा। गगनचुंबी अट्टालिकाएं, प्रशस्त सड़कें, उन पर पागलों की भांति धुंध बांधकर आते जाते मनुष्यों की भीड़, मोटर गाड़ी या यह सब देखकर मेरा दिल घबराने लगा। मैं खड़े होकर सोचने लगा, आखिर यहाँ मन में कैसे शांति उत्पन्न हो सकती है। अंधेरा हो गया था, परंतु बाजार बिजली से जगमगा रहा था। कहना चाहिए बाजार की शोभा दिन की अपेक्षा रात को ही अधिक प्रतीत होती है। जो दुकानें अभी दिन के प्रकाश में सुस्त और अंधकारपूर्ण थी, इस समय वे जगमगा रही थी। ग्राहकों की भीड़ भाड़ के तो कहना ही क्या थे, किसी को पलक मारने की फुर्सत न थी। कुछ देर बाजार की यह बाहर देखकर मैं नीचे उतरा। होटल के नीचे ही एक पान वाले की बड़ी शानदार दुकान थी। दुकान छोटी थी पर बिजली के तीन प्रकाश से जगमगा रही थी। सोडे की बोतलें, सिगरेट, पानी सजे धरे थे। सोने के वर्क लगी गिलोरियां चांदी की तस्करी में रखी थी। मैं दुकान पर जा खड़ा हुआ। एक चवन्नी थाल में फेंक कर 2 बीड़ा पान लगाने को कहा। दुकानदार पान बनाने लगा और मैं सामने लगे कादे आदम आईने में अपनी धज देखने लगा। पान और रेजगारी उसने मेरे हाथ में दिया। मैंने पान खाया और एक दृष्टि हथेली पर धरे हुए पैसों पर डालकर उन्हें जेब में डालने का उपक्रम करते हुए जो ही मैं दुकान से घूमा कि एक गौरवपूर्ण सुंदर कोमल और हाथ में मेरे आगे बढ़ाकर फैला दिए। मैं चलते चलते ठिठक कर ठहर गया। मैंने पहले उस हाथ को, फिर उस सुंदरी नवोड़ा को ऊपर से नीचे तक देखा। वह सिर से पैर तक एक सफ़ेद चादर लपेटे हुए थी। चादर मैली जरूर थी, परंतु भिखारियों जैसी न थी। उसने अपने मुख में भी चादर लिपेट रखी थी। सिर्फ 2 बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। आंखें खूब चमकीली और काली थी। उसके ऊपर खूब पतली कोमल भौहें और उनके ऊपर चांदी के समान उज्ज्वल साफ चिकना ललाट। चिकने और चुघर वाले बालों का एकदक ललाट उस पर खेल रही थी। यद्यपि एक प्रकार के भद्दे ढंग से अपने शरीर को उस असाधारण चादर में लपेट रखा था, परंतु उसमें से उसकी सडोल देहयटी और उत्फुल्लन यौवन फूट पड़ता था। उसके मुख के शेष भाग को देखने का उपाय न था, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उसे देखने का प्यास पंखों में पैदा हो जाती थी। मैंने क्षण भर में ही उसे देख लिया। उसने मुझे कुछ कहा नहीं। वह एक हाथ से अपनी चादर को शरीर से ठीक ठीक लपेटे दूसरा हाथ मेरे आगे पसार कर खड़ी रही। उसकी दृष्टि में भीख की याचना थी और एक गहरी करुणा भी। वह मानो कोई भेद छिपाती फिर रही थी। मैं एकाएक पागल सा हो गया, कुछ कह ना सका। मैंने हाथों के कुल पैसे उसे दे दिए। पैसे पाकर उसने उन्हें बिना ही देखे मुट्ठी में भर लिया। फिर उसने एक विचित्र दृष्टि से मेरी ओर देखा। वह धीरे धीरे वहां से खिसककर एक सड़क के दूसरे छोर पर एक खंभे के सहारे खड़ी हो मेरी ओर देखने लगी। मुझे मालूम हुआ वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। मेरे मन में कुछ विचित्र गुदगुदी होने लगी। बड़े नगर के विचित्र जीवन का मुझे कुछ ज्ञान न था। मैं देहात के शांत वातावरण में रहने वाला आदमी, परंतु वह स्त्री वहाँ खड़ी मेरी तरफ देखती ही रही। जहाँ वह खड़ी थी वहाँ काफ़ी अंधेरा था। कुछ देर खड़ा मैं उसे देखता रहा।
मुझे उसके निकट जाना चाहिए या नहीं, मैं यही सोचने लगा। अंत में मैं साहस कर उसके पास गया। मुझे निकट आया देख उसने अपने मुख से चादर का प्रावरण हटा दिया और बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ अभिप्रायपूर्ण दृष्टि से देखने लगी, जैसे अजगर अपनी प्रथम दृष्टि से अपने शिकार को स्तंभित कर देता है। उसी प्रकार मैं स्तंभित सा हो गया। उस अंधकार में भी उसकी मुख चंद्र की आभा फूट निकली पड़ती थी। उसके मृदु कोमल स्वर में कहा, उसने अपने मुख में चादर का आवरण तो नहीं हटा लिया और बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ अभिप्रायपूर्ण दृष्टि से देखने लगी, जैसे अजगर अपनी प्रथम दृष्टि में अपना शिकार को स्तंभित कर देता है। उसी प्रकार मैं स्तंभित सा हो गया। उस अंधकार में भी उसके मुख चंद्र की आभा फूट कर निकल पड़ती थी। उसने मृदु कोमल स्वर में कहा, आप डरते तो नहीं? प्रश्न सुनकर मैं अचकचा गया। मैंने कहा, नहीं, कहो क्या बात है? मेरे साथ प्राण आइए। मैं इसी ट्रम पर सवार होती हूँ, आप भी इसी पर पीछे चढ़ जाइए। मुझसे दूर बैठिए, मैं जहाँ उतरूँ आप भी उतर जाइए। वह बिना मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए ही सामने जाती हुई ट्रम पर चढ़ गई और मैं विकारग्रस्त रोगी की भांति बिना कुछ सोचे विचारे कूदकर ट्रम पर चढ़ गया। बाजारों, चौराहों और पार्कों को पार करती हुई ट्रम चली जा रही थी। वह रहस्यमय स्त्री एक खिड़की के बाहर मुंह निकाले बैठी थी। उसके अंग का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाई पड़ता था। मेरा दिल घबराने लगा। कई बार मैंने ट्रम से उतरने की इच्छा की, पर जैसे शरीर कीलों से जकड़ दिया गया हो, मैं उठ ही नहीं सकता था। अब उजड़ा सा मोहल्ला आ रहा था, शायद कोई मैदान था। बाजार पीछे छूट गए थे। दूर दूर बिजली की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। ट्रम कड़कड़ी जा रही थी। रात अंधेरी थी और बिजली के खंभों के चारों ओर अंधकार कुछ अद्भुता सा लग रहा था। सड़क सुनसाने थी और बहुत ही कम आदमी सड़कों पर आते जाते दिखाई पड़ते थे। अब मैं ऊब उठा। मेरे मन में कुछ संदेह उठ रहे थे। बड़े शहरों में बहुत सी ठगी होती है, यह सुना था। इससे मन बहुत चंचल हो रहा था। जो ही ट्रम ठहरी मैं उस पर से कूद पड़ा। साथ ही वह स्त्री भी उतर पड़ी। मैं एक और चलने को उद्धृत हुआ ही था कि उसने करीब और कोमल स्वर में कहा, इधर नहीं, इधर आइए। मैंने रुककर देखा। उसने पास आकर वही जादू भरी आंखें मेरी आंखों में डालकर कहा, तुमने कहा था मैं डरता नहीं। मैं डरता तो नहीं। तब आगा पीछा क्यों सोच रहे हो? भागने की जुगत में हो? मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या चाहती हो। क्या यहाँ खड़े खड़े आप मेरा मतलब जानना चाहते हैं? अनजाने में कहीं जाना नहीं चाहता। तब यहाँ क्यों आए? तुम कौन हो? एक दुखिया स्त्री। कहाँ रहती हो? निकट ही। वह क्या मेरा मकान दिखाई दे रहा है? ने सामने एक असाधारण घर की ओर संकेत किया। वहाँ और कौन है? मेरा पति है। वह कोई काम क्यों नहीं करता? तुम भीख मांगकर उसे खिलाना पड़ता है। पाप तो सब बातें यही खत्म कर देना चाहते हैं। मैं घर नहीं जाना चाहता। तुम्हें यदि सहायता चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आप चले जाइए, मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। उसने हंसकर कहा और फिर ऐंठ कर चल दी। वह अद्भुत अज्ञात सुंदरी बाला मुझे अपरिचित से सुनसान रात्रि में ऐसी नोक-झोंक से बातें करके चल दी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह किसी रस्सी से बांधकर मुझे खींचे लिए जा रही है। मैंने कहा, ठहरो, नाराज क्यों होती हो? वह खड़ी हो गई। मैंने पास जाकर कहा, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? उसने क्षण भर उन चमकीली आंखों से मेरी तरफ देखा, मुख पर से चादर का आवरण हटाया। उस अंधकार में भी मैं उस मोहक लावण्य को देखकर विचलित हो गया। उसने कहा, एक औरत से डरते हो? डरता नहीं हूँ।
तब चले आओ। वह बिना मेरे मत जाने ही चल दी। मैं मंत्रमुग्ध की भांति उसके पीछे चल दिया। सड़क से गलियों में और गलियों से एक बहुत ही सकरी गली में वह घुसती चली गई। अंत में एक मकान के द्वार पर जाकर उसने कुछ संकेत किया। एक बूढ़े आदमी ने आकर द्वार खोल दिया। वह मेरे तरफ भीतर आने का संकेत करके आगे बढ़ गई। मैं भी धड़कते हृदय से भीतर घुसकर उसके पीछे पीछे चल दिया। मेरे भीतर आने पर बूढ़ा अच्छी तरह द्वार बंद कर हमारे पीछे पीछे आने लगा। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने बूढ़े से कहा, बाबू को तुम ऊपर ले जाकर बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गई। मैं वहीं खड़ा उस बूढ़े का मुंह देखने लगा। उस स्थान पर बहुत अंधकार न था, फिर भी बूढ़े का चेहरा साफ साफ दिखाई न पड़ता था। उसने अदब से सिर झुकाकर कहा, चलिए। वह आगे आगे चल दिया। मैं उसके पीछे पीछे चढ़ता ही गया। चौथी मंजिल पर एक छत खुली थी। उस पर एक अच्छा खासा मकान था। कमरा बंद था। बूढ़े ने अपनी जेब से चाबी निकालकर उसे खोला। स्विच दबाकर ज्वलित रोशनी कर मुझे भीतर आने का इशारा किया। भीतर कदम रखते ही मैं दंग रह गया। वह कमरा ऐसे अमीरी ठाठ से सजा हुआ था कि कहना क्या। दीवारों पर खूब बढ़िया तस्वीरें लगी थी। एक और पीतल के काम का कीमती छपरखट पड़ा था। फर्श पर आधे में ईरानी कालीन बिछा था और शेष आधे में बलिकस भार गद्दा, जिस पर स्वच्छंद चांदनी बिछी थी। 10-12 छोटे तकिए उनमें सजे थे। फर्नीचर बहुत नफासत से सजाया गया था। कई वाद्य यंत्र और ग्रामफोन कैबिनेट भी वहां रखे थे। यह सब देखकर मेरी आंखें चुंधिया गईं। एक भिक्षुक स्त्री का यह ठाठ, उसका मुझे फंसाकर लाने का क्या अभिप्राय हो सकता है। वह भिक्षुकी तो नहीं है, निसंदेह कोई मायाविनी है। उसके सौंदर्य को तो मैं पहले ही भाप चुका हूँ। अब उसके धन वैभव को भी यह ढंग देख लिया। मैं महामूर्ख की भांति हक्का बक्का होकर कमरे की प्रत्येक चीज को देख रहा था। बीच बीच में घबरा भी उठता था कि कहीं कोई आफत न सिर पर आ टूटे। वहीं बूढ़ा एक बड़ी ट्रे में बहुत सा नाश्ता ले सामने आया। उसमें अनेक बंगाली अंग्रेजी मिठाइयाँ, नमकीन, चाय, फल, मेवा और न जाने क्या क्या चीज़ें थीं। सब कुछ बहुत बढ़िया था। राजाओं को भी ऐसा नाश्ता शायद ही नसीब होता हो। बूढ़े ने नाश्ता सामने रखकर कहा, मालकिन अभी तशरीफ ला रही हैं, तब तक आप थोड़ा खा लीजिए। मेरे मन का क्या जल खाने में था। मैंने अचकाचाकर कहा, तुम्हारी मालकिन कौन है? कहाँ है? जो मुझे लाई थी वह कहाँ गई? बूढ़े ने विनीत स्वर में कहा, सरकार, यह सब कुछ आप उन्हीं से पूछिए। वह चला गया। मैं उठकर टहलने लगा। जलपान मैंने नहीं किया। अगर इसमें जहर मिला हो तब, कोई धोखे की बात हो तो। मैं इस आफत से भागने की जुगत लड़ाने लगा, परंतु रह रहकर मेरे पैर जकड़े जाते थे। मैं अभी सोच ही रहा था कि एक परम सुंदरी युवती ने कमरे में कदम रखा। वह बहुमूल्य साड़ी पहने थी, जिसके जिस्म पर सोफियानों और नाजुक रतनजिट गहने थे। वह मुस्कुराती आई और मेरे पास सकमंद पर बैठ गई। उसके रूप की दोपहरी मुझे सह नहीं गई। मेरी आंखें चौंधियाने लगी। वह रूप और यौवन, ऐश्वर्य और मादकता, मेरे होश उड़ गए। उसने वीणा विदित स्वर में कहा, आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ा। आप शायद नाराज हो गए, क्यों? वह हंस दी। मैं हंस न सका। मेरे मन में उसे देख वासना तो उद्दीपित हो गई थी, पर मैं बुरी तरह घबरा रहा था। इस मायाजाल के भीतर क्या है, मैं जानने को छटपटा रहा था। वह और मेरे निकट खिसक कर आई। उसने उसकी भांति हंसकर कहा, आपने नाश्ता भी नहीं किया और आप बोले भी नहीं, इसका सबब? उसने एक तीखे कटाक्ष का वार किया। मैंने देखा और समझा वही है,
परंतु उसका क्या कारण हो सकता है कि यह अद्भुत स्त्री इस प्रकार भिक्षुणी बनकर लोगों को फंसाकर ले आती है। मैंने उससे पूछा, तब आप ही वहाँ थीं? कहाँ? बाजार में, और मेरे साथ भी? वहाँ? वहाँ मैं क्यों होने लगी? वह हंस दी। उसकी प्रगल्भता बढ़ रही थी और एकाएक मेरे निकट आ रही थी। उसके निकट आकर स्कंदित स्वर में कहा, आप शायद मेरी दासी की बात कर रहे हैं। यदि वह आपकी दासी थी तो आप कृपया कर मुझ पर यह भेद खोल दीजिए कि किस कारण आप इस प्रकार के माया जाल में फंसाकर लोगों को घर में बुलाती हैं। मेरी बात सुनकर वह एकदम से उदास हो गई। उसकी आंखों में आंसू भरकर कहा, आपको यदि कुछ ज़्यादा कष्ट हुआ हो तो आप जा सकते हैं। मैंने तो आपको एक धर्मात्मा आदमी समझकर इस आशा से कि कष्ट दिया कि आप एक दुखिया अबला का कष्ट आप ही दूर करेंगे, परंतु मर्द जैसे सब हैं आप भी वैसे ही हैं। वह सिसकियाँ लेकर रोने लगी। मैं बहुत लज्जित हुआ। वास्तव में मैंने बहुत रूखी बात कह दी थी। मैंने कहा, आपको इतना क्या दुख है? मुझे कहिए, मैं अपनी शक्ति लगाकर भी आपके दुख का उपाय करूँगा। इस पर मुझे विश्वास कैसे हो? उसने आंखों से भीगी हुई पलकों से मेरी ओर उठाकर कहा। उस दृष्टि से मैं विचलित हो गया। मैंने कहा, यद्यपि मेरी आदत नहीं है, फिर भी मैं कसम खाने को तैयार हूँ। उसके होठों पर मधुर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है। इतने में वही बूढ़ा एक ट्रे में शराब की एक बोतल, गिलास और कुछ नमकीन ले आया। शराब से यद्यपि मुझे परहेज न था, परंतु उस समय मैंने शराब पीने से साफ इनकार कर दिया। इस पर उसने बड़े ताप से कहा, बस, तो इसी पर आप कसम खा रहे थे? आपने अगर पहले कभी नहीं पी है तो मैं जिद नहीं करती, परंतु यदि पीते हैं तो शौक कीजिए। गरीबों की आखिर कुछ चीज़ तो मंजूर फरमाइए। उसने इस अंदाज में यह बात की और बोतल से शराब उड़ेलकर मेरे मुंह में लगा दी कि मैं कुछ भी न कह सका। गले में शराब के शिकन पाकर मैंने मन में उत्तेजना का भाव अनुभव किया। मैं अपनी परिस्थिति को भूल गया। धीरे धीरे जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने को अपने होटल के कमरे में पलंग पर पड़ा पाया। धीरे धीरे मेरी आंख खुली। प्रभात की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। मेरा सिर चकरा रहा था और शरीर में बहुत दर्द था। कई मिनटों तक मैं बिना हिले डुले पड़ा रहा, जैसे शरीर का सत निकल गया हो। धीरे धीरे मुझे रात की सब घटना स्मरण हो आई। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। पहले मुझे यह नहीं मालूम था कि मैं होटल में हूँ। पीछे मैंने अपने कमरे को पहचाना। सब बातें स्वप्न के समान आंखों में घूमने लगी। सिर अब भी दर्द से फट पड़ता था। मैं उठकर बैठ गया और दोनों हाथों से सिर को दबाकर बैठा रहा। मैं यहाँ कैसे आ गया? रात क्या मैं वहाँ नहीं गया था? नहीं नहीं, सचमुच गया था। मैंने देखा मेरे शरीर पर वही कपड़े थे जो मैंने शाम को घूमने जाने से पहले पहने थे। एकाएक मैंने देखा कि मेरे हाथ के हीरो की अंगूठी गायब है। घड़ी की चेन भी नदारद है। जेब का मनी बैग भी नहीं है। यह देखकर तो मैं बिल्कुल बौखला गया। मैंने घंटी बजाई। नौकर ने आकर बताया कि आप बहुत रात गए पाए थे। आपने ज़्यादा शराब पी ली थी, इससे बदहवास हो गए थे। आप जिन मित्रों के यहाँ अपनी दावत गई थी, उनके नौकर आपको यहाँ गाड़ी में पहुँचा गए थे। मैंने जल्दी जल्दी कोट बदन पर डाला और धड़कता हुआ पुलिस ऑफिस में पहुँचा। सब घटना की मैंने रिपोर्ट लिखवाई। मेरा वर्णन सुनकर इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगे। वह तुरंत ही 2 कांस्टेबलों के साथ मेरे साथ चल दिए। मैं अनायास ही उठने पर जा पहुंचा। पर जाकर मैं बेवकूफ़ बन गया था। इस समय उसके दरवाजे पर ताला पड़ा था और उस पर टू लेट का साइन बोर्ड लगा था। पूछने पर पड़ोसन के एक संभ्रांत बंगाली महाशय ने आकर कहा कि यह मकान इन्हीं का है और किराए को खाली है तथा कई महीने से इनमें कोई किराया नहीं रहता है।
जब मैंने उस रात की घटना का जिक्र किया तो वह हंसने लगे। उन्होंने कहा, बाबू का दिमाग फिर गया होगा, आप किसी दूसरे मकान में आए होंगे। वे हाथ का नारियल पीते हुए भीतर चले गए। हम लोग कोई सुराग न पाकर चले आए। लगभग 2,500 के नोट और जवाहरात के अलावा में बहुत कीमती कागजात भी गायब हो गए थे। वे सब उस दिन मुझे अदालत में पेश करने थे। उसी काम से मैं कोलकाता गया था। मुझे कोर्ट में यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनमें से कुछ जरूरी कागजात प्रतिपक्षी वकील की फाइल में हैं और उनमें से मेरे विरुद्ध सबूत जुटाए जा रहे हैं। कहना ना होगा वह 40,000 का मुकदमा मैं उन कागजों को गंवाकर उस तारीख को हार बैठा। उसी दिन मैंने कोलकाता त्यागा। घर आकर बहुत कोशिश उस भेद को खोलने की, परंतु सो कुछ पता न चला। इस प्रकार कोलकाता की वह एक रात मेरे जीवन में एक काल रात बन गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री की लिखी कहानी कोलकाता में एक रात, मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में।